बाबा साहब की लिखी हुई किताबों का नाम भी पता नहीं, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल नाम का किताब लिखा। ये सारे के सारे सबूतों के साथ लिखा कि गांधी और कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ में कितना सत्यानाश करने का काम किया है, सबूतों के साथ। और गांधी तो वो किताब व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब जब गांधी ने पढ़ा तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा कि अम्बेडकर की किताब का जवाब दो। लिखवाया, गांधी ने बुलाकर लिखवाया। इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया था गांधी के विरुद्ध। गांधी की वजह से और कांग्रेस की वजह से कैसा हमारे लोगों का सत्यानाश हुआ। अभी कर्नाटक के लोगों के दिमाग में अभी भी कांग्रेस पड़ा है, वैसे हमारा आंदोलन चलेगा तो कांग्रेस को हम लोग हजामत करेंगे। कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की जड़ें नॉर्थ इंडिया में कमजोर को हम लोग कांग्रेस कमजोर हुई है नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली से हट गई है। दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस गई ना, वो हम लोगों की वजह से गई। कर्नाटक में है तो तुम्हें देखूंगा कांग्रेस की हालत जो है फिर इधर भी थोड़ी हजामत हो जाएगी तो फिर उधर भी पता चलेगा। यहाँ आप कुछ पढ़े लिखे लोगों को कांग्रेस की चाहने वाले हो सकते हैं और मुसलमान लोग भी जो है वो उनके अंदर भी दिमाग में जो है कांग्रेस का भूत सवार रहता है। मुसलमानों की कांग्रेस का भूत जो है वो रहता है, सवार रहता है। कुछ लोग उसको मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। सच बोलने का आदी हूँ। सच बोलने से बुरा लगता है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर में आराम हो जाता है। इस देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करना, गिनती ना करना, अर्थात ओबीसी की जाति आधारित गिनती तथा उसका विरोध करने की भूमिका, ये केवल विरोध की भूमिका नहीं है तो ओबीसी को अधिकार वंचित करने की भूमिका है। एक लंबी चर्चा, ऐसे दो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए। इन दो विषयों के बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें जो सारे देश भर में संगठन के द्वारा इस संबंध में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, उस संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जो विषय, इस विषय के बारे में अभी मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष आधुनिक भारत में होता हुआ हमें दिखाई देता है। ये संघर्ष शुरू होने के पहले, जिसे हम लोग कानूनन या संवैधानिक अधिकार या जिन लोगों को इस देश में अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र किया गया था ब्रह्मनिकल सोशल ऑर्डर के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया था वो काम हमारे लोगों के विपरीत काम था, विरोध में काम था और इस वजह से उन लोगों को अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र किया गया था। उसके विरोध में आधुनिक भारत में 1848 से लेकर 1956 तक अगर हम गिनती करें तो ये लगभग 108 साल का संघर्ष है। ये 108 साल के संघर्ष में
विशेष तौर पर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो संघर्ष किया गया, योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष किया गया, प्लान बनाकर संघर्ष किया गया, तो इस संघर्ष के बदौलत शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, जो खास तौर पर ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के शिकार लोग थे, जिनको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के तहत अधिकार वंचित किया गया था, उन लोगों को इस 108 साल के संघर्ष के बदौलत ही अधिकार मिले। जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का आंदोलन देश में चल रहा था, तो उस रिफॉर्म्स आंदोलन के बदौलत 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने लागू किया था। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट, और इस फर्स्ट इंडिया एक्ट के तहत, क्योंकि ये एक्ट फर्स्ट इंडिया एक्ट जो था, ये अंग्रेजों ने सारे देश भर में लागू करवाया था, और सारे देश भर में लागू करने की वजह से उस समय हमारे लोगों को कानूनन कुछ अधिकार मिलने चाहिए थे, और उस संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1918 में जो अंग्रेजों के द्वारा साउथ बरो कमीशन भारत में भेजा गया था, उसको उन्होंने रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया था। उस रिटर्न मेमोरेंडम में उन्होंने जो मांगे अंग्रेजों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में मांगी थी, वो मांगे मंजूर नहीं हुई। उनको इस बात का विरोध था, बाबा साहब अम्बेडकर का इस बात के लिए विरोध था कि हमें हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आज भी हमारे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव और रियल रिप्रेजेंटेटिव का फर्क समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो लोग कांग्रेस के द्वारा ज्यादातर समय में तो कर्नाटक में कांग्रेस का राज रहा है, और अभी तो बीजेपी के लोगों का राज रहा है, और बीजेपी के लोगों को भी जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, जो कांग्रेस ने और गांधी ने हमारे लोगों पर थोपा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का शुरू से विरोध होता रहा, और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब इस बात का विरोध किया और कहा कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और रियल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पर प्रस्ताव दिया। अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया। 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया गया। इसके विरोध में गांधी जी, जो कांग्रेस से उस समय के सबसे बड़े नेता थे,
उन्होंने इस बात का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करने के बाद जॉइंट इलेक्टोरेट हमारे लोगों पर थोपा गया। जो आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ऑल इंडिया में आर्टिकल 330 और 332 के तहत मेंबर पार्लियामेंट के लिए और मेंबर असेंबली के लिए आज भी जॉइंट इलेक्टोरेट लागू है। ये जॉइंट इलेक्टोरेट ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। सारे देश के साथ साथ कर्नाटक के भी पढ़े लिखे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अर्थ समझ में नहीं आता। और अभी हमारे बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं सारे देश के साथ साथ कर्नाटक में भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन से खुश है। इस नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में दलाल और बड़वे पैदा किए। दलाल बड़वे समझते हो आप लोग? हिंदी में समझ में आता है दलाल बड़वे। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो एमएलए इधर कांग्रेस से चुनकर जाते हैं तो उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दलाल और बड़ों का इस्तेमाल किया है। ये मेरा शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का शब्द है। हमारे लोगों को एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी किताबें लिखी है वो किताबों का नाम भी पता नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो बहुत दूर की बात है। वो काशीराम जी ने जब देखा कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो फायदा ले रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ा नहीं। जब उन्होंने देखा अरे पढ़ा तो बहुत बड़ी बात हो गई, इनको बाबा साहब ने लिखी हुई किताबों का नाम भी मालूम नहीं, किताबों को नहीं पढ़ा तो बड़ी बात हो गई है। तो उनको ये जानकारी हुई कि उनको तो बाबा साहब की लिखी हुई किताबों का नाम भी पता नहीं, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल नाम का किताब लिखा। ये सारे के सारे सबूतों के साथ लिखा कि गांधी और कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ में कितना सत्यानाश करने का काम किया है, सबूतों के साथ। और गांधी तो वो किताब व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब जब गांधी ने पढ़ा तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये अम्बेडकर के किताब का जवाब दो। लिखवाया, गांधी ने बुलाकर लिखवाया। इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया था गांधी के विरोध में। गांधी की वजह से और कांग्रेस की वजह से कैसा हमारे लोगों का सत्यानाश हुआ। अभी कर्नाटक के लोगों के दिमाग में अभी भी कांग्रेस थोड़ा है। वैसे हमारा आंदोलन चलेगा तो फिर कांग्रेस को हम लोग हजामत करेंगे। कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की जड़ें नॉर्थ इंडिया में कमजोर, तो हम लोगों ने की कांग्रेस अगर कमजोर हुई है नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली से हट गई है, दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस गई ना, वो हम लोगों की वजह से गई। अब कर्नाटका में है तो उसको मैं देखूंगा, अभी थोड़ा सा ज्यादा चलाऊंगा तो कांग्रेस की हालत जो है फिर इधर भी थोड़ी हजामत हो जाएगी तो फिर इधर भी पता चलेगा। यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के चाहने वाले हो सकते हैं और मुसलमान लोग भी जो है वो उनके अंदर भी दिमाग में जो है कांग्रेस का भूत सवार रहता है। मुसलमानों में भी कांग्रेस का भूत जो है वो रहता है, सवार रहता है। कुछ लोग उसको मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। सच बोलने का आदी हूँ। सच बोलने से बुरा लगता है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर में आराम हो जाता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो दर्द होता है, डॉक्टर कहता है घंटे भर थोड़ा सा बर्दाश्त करो, घंटे डेढ़ घंटे के बाद में आराम हो जाता है, वो आराम हो जाता है। तो इंजेक्शन जब आदमी लेता है तो थोड़ा सा उसको दर्द होता है, उसके बाद में फिर कुछ देर के बाद में आराम हो जाता है।
जब जो बातें मैं बताता हूं तो थोड़ी देर के लिए पिंच होता है, दर्द होता है, मगर सोचने के बाद पता चलता है कि हाँ बात तो सही है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जागृति जो है ये पेनफुल प्रोसेस है। अगर कोई औरत मां बनना चाहती तो मां बनने के लिए उसको दर्द सहन करना पड़ेगा बच्चा पैदा करने में। जो औरत बच्चा पैदा करने का दर्द सहन नहीं करना चाहती है उसको मां कहने वाला बच्चा नहीं मिलेगा। मां, हर औरत जो है, एक तो औरत होती है, एक मां होती है, दो चीजें अलग है। ये औरत एक अलग चीज है और मां एक अलग चीज है। हर औरत मां हो ऐसा औरत चाहती है, मगर वो पेनफुल प्रोसेस है। उस दर्द से उस औरत को गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो मां शब्द जो है वो सुनने लायक होती है। तो ये जो जागृति है ये थोड़ी पेनफुल प्रोसेस है, ये दुखदायी प्रोसेस है। इसको कुछ बातें जो आपकी दिमागी धारणाएं हैं, आप लोगों के या तमाम हमारे पढ़े लिखे लोगों की सोचने का जो तौर तरीका है, जब मैं उसके खिलाफ में बोलता हूं तो थोड़ा दर्द तो होगा, तो स्वाभाविक है दर्द होगा, उसको बदलने की प्रक्रिया में दर्द होगा, मगर इससे हम लोगों को नुकसान नहीं है। आप लोगों को जानकारी देना चाहिए, जानकारी ग्रहण करना चाहिए और जानकारी का जांच करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए और उसके बाद स्वीकार करना चाहिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसे मान लो, हम कह रहे हैं सुन लो। हम ये नहीं कह रहे कि इसे मान लो, हम कह रहे हैं इसे सुन लो, फिर जो सुना गया उसको जांच लो, उसको परख लो, उसके बाद में सही लगा तो स्वीकार कर लो, नहीं लगा तो उसके बारे में सवाल पूछो। तो हमारे पास सारे सबूतों के साथ, सारे सबूतों के साथ उसके बारे में जवाब है और सारा डाटा हमारे पास है, उसके आधार पर बता रहा हूं। तो 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था, यानी जो चीज अंग्रेजों को समझ में आई, गांधी जी को उससे ज्यादा समझ में आई और उन्होंने कहा कि इससे जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएंगे। गांधी जी को बात समझ में आई। गांधी जी उपवास के लिए बैठे एरवड़ा जेल में, तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई। मतलब वो जाने वाले थे, इतनी हालत खराब हो गई थी कि अब जाएंगे, ज्यादा देर जीवित रहने वाले नहीं है, ये हालत खराब हो गई थी गांधी जी। तो सरदार पटेल जो है मिलने के लिए एरवड़ा जेल गए और एरवड़ा जेल गए तो एरवड़ा जेल में गांधी जी को सरदार पटेल ने कहा, गांधी जी को वो बापू कहते थे, तो बापू के ये अछूतों और आजादी के बीच में आप जो है सैंडविच बन गए हैं, तो ये झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आजादी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा। गांधी जी की हालत बहुत खराब थी, तो गांधी जी ने महादेव भाई देसाई जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनको इशारे से कहा कि जरा इस सरदार पटेल को बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं उपवास क्यों कर रहा हूं, मैं आमरण अनशन क्यों कर रहा हूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसा करो कि मुझे उठाकर बिठा। तो महादेव भाई देसाई ने उठाकर बिठा सरदार मुसलमानों को पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है और इस सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से मुसलमानों में रियल रिप्रेजेंटेशन, लड़ाकू किस्म के लोग पैदा हो गए जो मेरी बात नहीं सुनते। उन्नीस 1907 में लखनऊ पैक्ट हुआ बाल गंगाधर तिलक के साथ में मुसलमानों का। तो लखनऊ पैक्ट की तहत अंतर्गत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट में, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह था कि मुसलमानों को अपने वोटों के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल गया।
तो उससे होता क्या था कि जो ज्यादा लड़ाकू किस्म का मुसलमान होता था उसी मुसलमान को मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव बनाकर चुनकर भेज देते थे, और वो आदमी जब चुनकर जाता तो गांधी जी से लड़ता था मुसलमानों के लिए। तो उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अछूतों को मिलना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, अछूतों को भी मिलना चाहिए और ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम नहीं है जॉइंट इलेक्टेड क्या है, सेपरेट इलेक्टेड क्या है, पता नहीं है। इन्हें ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तो गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि मुसलमान गुंडे, गांधी जी ने जो कहा तो मुसलमानों को मालूम नहीं, मैं बता रहा। गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव में चुनकर जाने वाले मुसलमान गुंडे, और इसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर अछूत लोग चुनकर गए तो अछूतों के गुंडे, मुसलमानों के गुंडे और अछूतों के गुंडे पार्लियामेंट में सरदार इकट्ठा हो जाएंगे। हम पहले से मुसलमान गुंडों से परेशान हैं, ये अछूत गुंडे इकट्ठा हो जाएंगे और मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे पार्लियामेंट में, और सरदार जल्दी ही आजादी मिलने वाली है, तुम लोगों की सरकार आने वाली है, तुम लोगों की सरकार ये दोनों मिलकर चलने नहीं देंगे। तुम समझ नहीं रहे हो जो मैं समझ रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे कि जो आप गुंडे गांधी कह रहे हैं ये कहां है, हमने तो नहीं पढ़ा। गांधी के बहुत सारे हमारे लोग भगत लोग हैं तो उन लोगों को लगता है गांधी ने ऐसा कहा, हमने तो नहीं पढ़ा। तो जब गांधी जी और सरदार पटेल का डायलॉग हो रहा था तो उसमें उस रूम में तीन ही लोग थे, सरदार पटेल, गांधी जी और महादेव भाई देसाई। तो गांधी जी और सरदार पटेल डायलॉग कर रहे थे और महादेव भाई देसाई दोनों क्या बोल रहे हैं वो लिख रहे थे डायरी में। अब गांधी जी चले गए, सरदार पटेल भी चले गए, महादेव भाई देसाई भी चले गए, वो डायरी रह गई। और वो डायरी वामन निजाम के पास है। दुश्मनों पर ध्यान रखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। दुश्मनों पर ध्यान रखना पड़ता है, जो आपके साथ दुश्मनी करता है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो वो डायरी मेरे पास है। वो डायरी में सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में सीक्रेट वार्तालाप क्या हुआ, उस सीक्रेट वार्तालाप में गांधी जी ने मुसलमानों को गुंडे कहा, और किसको गुंडे कहा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुंडे कहा। अच्छा, कौन से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुंडे कहा गांधी जी ने? जो रियल रिप्रेजेंटेटिव थे उनको गुंडे कहा। जो गांधी जी के हां में हां मिलाने वाले लोग थे वो तो रियल रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। जो जॉइंट इलेक्टोरेट में उनके हां में हां मिलाने वाले लोग थे वो तो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। मगर जो रियल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके लिए गांधी जी ने गुंडे शब्द इस्तेमाल किया, और उसी तरह के गुंडे अछूतों के चुनकर जाएंगे और ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट में हम लोगों को साथ लड़ाई लड़ेंगे। सरदार तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में। इसलिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने नहीं चाहिए। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि
24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट गांधी जी हमारे लोगों पर थोपने में कामयाब हो गए और सेकंड इंडिया एक्ट 1935, जब अंग्रेजों ने सेकंड इंडिया एक्ट पास किया, उस सेकंड इंडिया एक्ट में ये प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है जॉइंट इलेक्टेड का, यानी कांग्रेस की मर्जी या बाबा साहब अम्बेडकर की मर्जी नहीं, वो कानून है 1935 का सेकंड इंडिया एक्ट। उस कानून में जॉइंट इलेक्टेड डाला गया और जब संविधान सभा बनी, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर जाने के लिए गांधी जी ने सरदार पटेल के द्वारा ऐलान करवाया कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद कर देता। तो कुछ लोगों ने पूछा कि गांधी जी दरवाजे बंद करने के बाद खिड़कियां बंद करने की क्या जरूरत है? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं अंबेडकर को, तुम जानते नहीं वो, मैं जानता हूं, मैं मरते मरते बच गया। तुम अंबेडकर को जानते नहीं हो, मरने के कगार तक पहुंचा दिया अंबेडकर। तो इसलिए वो विद्रोही किस्म का आदमी है, जब दरवाजे बंद देखेगा तो खिड़की के पास जाएगा ही जाएगा और खिड़की से कूदने की कोशिश करेगा, इसलिए खिड़कियां भी बंद करना जरूरी है। तो मैं संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद करवा रहा हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर बंगाल में बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल के समर्थन से फजलुल हक, बैरिस्टर फजलुल हक वहां के मुख्यमंत्री थे और इस वजह से बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और फजलुल हक जो वहां के मुख्यमंत्री थे मुसलमान, दोनों की मदद से बाबा साहब अंबेडकर जो दरवाजे और खिड़कियां बंद थी उसको खोला उन्होंने और संविधान सभा में पहुंचे अकेले। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में अकेले पहुंचे और अकेले पहुंचने के बाद में जब वो इलेक्शन जीत करके गए, तब उसके बाद में कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया। वो संकट था पार्टीशन का, भारत के विभाजन का संकट खड़ा हो गया और जब भारत का संकट खड़ा हो गया था, जब भारत का संकट खड़ा हो गया था, इस वजह से उस संकट से बचने के लिए गांधी और नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर के साथ समझौता करना पड़ा और समझौते के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहब अंबेडकर को चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के पंडित थे, इस वजह से उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी कांग्रेस के लोगों ने लगाई। गलत बात है। पार्टीशन की वजह से गांधी और कांग्रेस संकट में फंस गए थे और इस संकट से निकलने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की उनको मदद की जरूरत थी। इस वजह से बाबा साहब अंबेडकर के साथ समझौता करके उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। वो संकट क्या था? वो संकट ये था कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पॉलिसी बनाई थी कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, मगर उसकी एक शर्त है कि जितने आपस में लड़ने झगड़ने वाले नेता लोग हैं भारत में, वो आपस में मिलजुल कर संविधान का निर्माण करे, सहमति बनाए संविधान में। जब संविधान पर सहमति बनकर संविधान लिख ले तो फिर संविधान के आधार पर हम लोग भारत छोड़कर चले जाएंगे। ये मामला था। तो बाबा साहब अंबेडकर की सहमति, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भी एक बहुत झगड़े का मोर्चा उन्होंने भी खड़ा करके रखा था, बड़ा झगड़ा उनका भी था। मोहम्मद अली जिन्ना का एक झगड़ा था, एक झगड़ा बाबा साहब अंबेडकर का भी था। तो इनकी सहमति देना जरूरी था। तो सहमति कैसे लिया जाए, ये संकट था। सहमति कैसे लिया जाए? तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि अंबेडकर से समझौता कर लो।
समझौता करने की बात जब माउंटबेटन ने बाबा साहब आम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू को कही, तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को मिले, तो गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि माउंटबेटन ऐसा कह रहे थे कि अम्बेडकर से समझौता करो। गांधी जी ने कहा कि तुम अम्बेडकर को जानते हो? तुम नहीं जानते हो, समझौता तो हमारा हुआ था पूना पैक्ट, और मरते मरते बच गया था। अम्बेडकर का समझौता बहुत खतरनाक होता है। हाँ, तो इसलिए तुम जानते हो समझौता अम्बेडकर के साथ। तो गांधी जी को जवाहरलाल ने पूछा फिर क्या करें, तो संकट फंसा हुआ, अंग्रेज कह रहे हैं कि सहमति जरूरी है, जिनसे सहमति नहीं हुई तो पाकिस्तान हो गया। अब इनसे सहमति नहीं हुई तो झगड़ा हल कैसे होगा? तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को सलाह दिया समझौता मत कर, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाएगा समझौता करेंगे। समझौता तो तभी होगा जब दोनों का एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट के बगैर तो अम्बेडकर मानने वाला नहीं है। लिखित रूप से पूना पैक्ट में अम्बेडकर ने मेरा साइन दिया, तो एग्रीमेंट करना तो कानून का ज्ञान जानकार है, ज्ञानी है, पंडित है, तो जानता है, तो लिखित रूप से हमारे ऊपर यकीन नहीं, उसका विश्वास नहीं, मतलब लिखित होना चाहिए। मैंने पूछा भी अम्बेडकर को, अरे मैं मान रहा हूं, आप मान रहे हो, तो अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी आप मान रहे हो, मैं मान रहा हूं, मगर आपके बच्चे, मेरे बच्चे भविष्य में मानेंगे ही, क्या गारंटी है? इसलिए हमारे बच्चे भी आपस में मानते रहे, इसलिए लिखित रूप से करना जरूरी है। तो इस संकट से दूर होने के लिए उन्होंने इस बात को, एग्रीमेंट करने का मामला था, तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट तो खतरनाक मामला है, तो इसलिए उपाय क्या किया जाए? तो गांधी जी ने जवाहरलाल को कहा कि जो संविधान जैसा अंबेडकर चाहते हैं वैसा लिखने के लिए उसको यकीन होना चाहिए, तो वो यकीन कैसे होगा, इसका इसमें से तरीका ढूंढकर निकालना चाहिए। इसकी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर अकेले थे, अकेले व्यक्ति को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये तो अकेले व्यक्ति के समर्थन की जरूरत नहीं थी। 99% जब पाकिस्तान बनने के बाद संविधान सभा में जो बहुमत था वो 99% कांग्रेस के पास था। पार्टीशन होने के बाद मुख्य विरोधी पार्टी तो मुस्लिम लीग थी। जब वो पार्टीशन बनकर पाकिस्तान चले गए तो बची हुई जो सीटें थी उसमें 99% सीटें कांग्रेस की थी, तो बहुमत नहीं 99% सीटें थी, तो अम्बेडकर की सहमति लेने की जरूरत ही नहीं थी। ये परिस्थितियां बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये सारा डाटा है हमारे पास, उसके आधार पर बता रहा। इसके बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर अकेले चुनकर गए थे, वो भी बंगाल से चुनकर गए थे, फजलुल हक और बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल की मदद से, क्योंकि वो दोनों की सरकार वहां थी, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और फजलुल हक। शेड्यूल कास्ट और मुसलमान दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी बंगाल में। आज भी बंगाल में, आज के तारीख में भी जो बंगाल है उसमें 30% मुसलमान है, 23% शेड्यूल कास्ट है। 30 और 23% दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो उनका परसेंटेज होता है 53। आज भी दोनों मिल जाते हैं तो सरकार आज भी बनती है। बहुत सारे लोगों को राजनीति की ये बारीकियां समझ में तो आती नहीं है, और हर एक को राजनीति SC ST OBC के लोगों को समझ में आ जाए तो फिर ये लोग प्रजा क्यों रहेंगे, तो राजा बन जाएंगे। तो अगर सभी को, जो अमर मैजान को समझ में आता है, या काशीराम जी को समझ में आता था, या बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आता था, अगर यही बात हमारे लोगों को, सारे देश के लोगों को समझ में आती तो फिर तो हमारे लोग प्रजा नहीं रहते ना, फिर तो राजा हो जाते। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के ज्ञाता और पंडित थे, इस वजह से उनको लिखने की जिम्मेदारी नहीं लगाई। उनको इसलिए जिम्मेदारी लगाई कि ये एक राजनीतिक पेज था, राजनीतिक संकट था,
इस राजनीतिक संकट से कांग्रेस को निकलना था और निकलने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का समर्थन जरूरी था। वो सीट में अकेले थे मगर समर्थन में वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि के तौर पर थे। इस वजह से उनको इस बात को मानना जरूरी था और इसके तहत बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और इस चेयरमैन की हैसियत से बाबा साहब आम्बेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान तैयार किया। तो नेहरू ने गांधी जी को कहा कि अगर ऐसा करते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी लगाते तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो गांधी जी ने जवाहरलाल को कहा बहुमत हमारा है, ड्राफ्टिंग डॉक्टर आम्बेडकर करेंगे मगर कितना ड्राफ्ट पास करना है और कितना पास नहीं करना है वो तो हमारे पास में बहुमत के पास आएगा। हम पास करेंगे उतना ही पास होगा, अकेले लिखने से थोड़ी संविधान होगा। बहुत सारे लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि लिखने से ही संविधान हो गया है? किसी को समझ है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा और संविधान हो गया? हाँ भाई, ऐसा संविधान बना? एक आर्टिकल 2 लाइन का 3 लाइन का जब वो आर्टिकल लिखते थे ना तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 लोगों के पास पहले उसको भेजा जाता था। वो 3 लोग जब उसको पास करते थे तब संविधान सभा में डिस्कस और डिबेट के लिए रखा जाता था और जब वो डिस्कस और डिबेट के बाद पास करना था तो बहुमत कांग्रेस के पास। जो पास होता था वही संविधान का हिस्सा बनता था। इसलिए संविधान सुपुर्द करते वक्त बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं बहुत सारी बातों से संविधान के सहमत नहीं, संविधान की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं मगर ये बहुमत का पास किया हुआ है और एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने की वजह से मैं बहुमत ने इसको पास किया है। अब लोकतांत्रिक जो आदमी होगा, जो डेमोक्रेटिक आदमी होगा, वो किस आधार पर इसका विरोध करेगा? तो इसलिए मैं इस बात को मानता। ये उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा कि संविधान की सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, इसको रिकॉर्ड करके रखा। क्यों रिकॉर्ड करके रखा? कि भविष्य में मेरे जो अनुयायी लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान के हर आर्टिकल से मैं सहमत नहीं हूं। अगर ये भाषण में उन्होंने नहीं कहा होता तो मैं थोड़ी कहता, यहां माइक पर थोड़ी कहता। मुझे इस वजह से मालूम हो गया ना, इस वजह से मैं कह रहा हूं ना। तो इसके आधार पर ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारी बातें उस प्रोसेस से आई और 395 आर्टिकल का संविधान लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू किया गया और इस देश में जो संविधान लागू किया गया और 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। तो ये भी फॉर्म तो जवाहरलाल नेहरू के पास था, गांधी तो मर चुका था या ब्राह्मणों ने मार दिया था। मतलब आप लोगों को जानकारी तो है ही है। जब तक ब्राह्मणों का कहना यह था कि गांधी जी को क्यों मारा, तो ब्राह्मण कहते थे प्राइवेट में कि गांधी जी का अवतार कार्य आजादी हासिल करना था, आजादी मिल गई है तो जीवित क्यों? गांधी जी का अवतार कार्य समझते ना, अवतार गांधी जी ने जो जन्म लिया वो आजादी के लिए, आजादी मिल गई अब वो जीवित है क्यों? जबरदस्ती जीवित है, अवतार का कार्य तो समाप्त हो गया। अगर जबरदस्ती जीवित है तो इसलिए हमने उनका राम नाम। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसके आधार पर जो चुनाव हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने
3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनाव कर दिया पहले से। और उनको जैसे संविधान पर अमल करना है उन्होंने किया, जो नहीं करना है नहीं किया। बहुमत के आधार पर सरकार चलाने का संविधान कहते अधिकार है, तो जितना उनको ठीक लगा अमल किया, जितना ठीक नहीं लगा अमल नहीं किया। तो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं और 1000 से ज्यादा 22.5% जो है लोग एमएलए चुनकर जाते हैं सारे देश भर। कितने लोगों को पता है कि 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। और 1952 से लेकर 2022 तक, आज के तारीख तक सेंट्रल में किसी की भी सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर दिल्ली में नहीं बनी। कांग्रेस की कभी भी कोई सरकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी दिल्ली में, कोई भी सरकार नहीं। कांग्रेस की छोड़ो, नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीत कर आया। मैं करंट आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं, 76 मेंबर पार्लियामेंट आउट ऑफ 131 मेंबर पार्लियामेंट, 76 एमपी एससी और एसटी के 303 बीजेपी के चुनकर आए। उसमें 303 में 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है। 76 303 में माइनस करो, बीजेपी का बहुमत खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है ज्वाइंट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम की वजह से कांग्रेस बहुमत हासिल करती थी दिल्ली में, और उसी सिस्टम की वजह से बीजेपी को दिल्ली में बहुमत हासिल है। तो गांधी कांग्रेस का भी समर्थक है, गांधी बीजेपी का भी समर्थक है। कितने लोगों को ये समझ में आता है राजनीति कि गांधी की वजह से बीजेपी को 76 सीटें मिली, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब किया, और उसके सपोर्ट की आधार पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है। यदि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं होता, यदि ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता, तो 52 में ही कांग्रेस की सरकार हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बनती, हमारे सपोर्ट से बनती। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री हमारे सपोर्ट से बनता तो क्या होता? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होता, उसका प्राण हमारे पास होता। प्राण समझते हो क्या? हिंदी समझते हैं थोड़ा बहुत? प्राण उसका हमारे हाथ में होता, तो जब चाहे साले के प्राण को ऐसा रगड़ सकते थे जैसे मुर्गी को रगड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे, तो हमारे संख्या के अनुपात में बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमारे लोगों का हमारा अधिकार होना चाहिए, हमें अपने हक और अधिकार का फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए हमारे पास में। अगर डेमोक्रेसी है, अगर आप गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, तो बाबा साहब ने गांधी जी को सवाल किया, ये गांधी जी, देखो आप लोगों को सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, थोड़ा विचार करने के लिए बता रहा हूं। गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा, गांधी जी आजादी में हम भी आजाद होंगे क्या? हमारे लोगों के तो सारे अभी तक दिमाग में नहीं आता। ये 46 में बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आजादी में हम भी आजाद होंगे क्या? आजादी की जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, उस आजादी में हम भी आजाद होंगे क्या? हजारों साल से तो आप लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, अंग्रेजों से तो आप आजाद हो रहे हो, मगर क्या हम भी आजाद होंगे? आपका वर्ण व्यवस्था का रूल जो है, जाति व्यवस्था का जो रूल है, अस्पृश्यता का रूल है, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का रूल है, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपने का रूल है, महिलाओं को दास बनाने का जो रूल है, सिस्टम है, घुमंतु जातियों को बहिष्कार करने का जो आप लोगों का रूल है, जो सिस्टम है, क्या आजादी में ये भी खत्म हो जाएगा? हम आजाद हो जाएंगे? तो जॉइंट इलेक्टोरेट ने हमारे एमएलए और एमपी लोगों को गुलाम बनाकर रखा।
जब उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत जॉइंट इलेक्टेड के तहत उन लोगों ने हमारे इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट को गुलाम बनाकर रखा, तो हमारे लोगों का मामला नहीं कह रहा हूं, आप लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और एमपी को गुलाम बना के रखा। आप लोगों क्या होगा भाई? आप लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा, आप लोगों की क्या होगा भाई? हमारे लोगों को तो यही समझ में नहीं चला होगा क्या है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जस्टिस सकोदिया जयपुर में और चतुर्वेदी नाम का ब्राह्मण जो राज्यसभा का कांग्रेस का मेंबर थे और एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए और ड्राइवर, 4 लोग जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। तो कुछ देर चलने के बाद चतुर्वेदी जो राज्यसभा का मेंबर था कांग्रेस का, उसको टॉयलेट आ गया। उसने ड्राइवर को अरे रोको 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 रोक कर वो टॉयलेट के लिए चला गया। जाने के आधे मिनट बाद जस्टिस सकोदिया गाड़ी में बैठे थे और एमएलए गाड़ी में बैठे थे। ये एमएलए शेड्यूल कास्ट का था, ज्वाइंट इलेक्टेड का, वो उसके लिए बता रहा हूं, ये ज्वाइंट इलेक्टेड में कैसे लोग पैदा होते हैं। तो एमएलए ने जस्टिस साहब को पूछा, जस्टिस साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, पानी लेकर नहीं गए। एमएलए जो शेड्यूल कास्ट का है ना, वो जस्टिस सकोदिया को बोल रहा है कि जस्टिस साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जस्टिस सकोदिया ने एमएलए को कहा, चतुर्वेदी का पिछवाड़ा है, धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता। तुम काहे चिंता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मामला है? ये विधानसभा का मामला है, तुम चिंता कर रहे हो उसकी? उसका पिछवाड़ा विधानसभा का सब्जेक्ट मैटर है, चतुर्वेदी का। आपको समझ में आ जाए कि समझाने वाले तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत नीचे लेवल पर जाके समझाना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आता है। डायरेक्ट लैंग्वेज हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल लैंग्वेज में देना पड़ता है। तो चुप हो गया ये मेरे, उसकी बेइज्जती की तो चुप हो गया। चुप होने के बाद 1-2 मिनट के बाद दोबारा ये जस्टिस साहब मैं तो नहीं रह सकता। जस्टिस साहब उसके ऊपर गुस्सा हो गए, तुम दोबारा मेरी सहमति लेकर पानी लेके जाना चाहते हो? खबरदार मेरे को पूछा तो मेरे को भी शामिल करना चाहते हो तुम्हारे नालायकी में? तुम नालायक हो, मुझे भी नालायक घोषित करना चाहते हो। तुमको पानी लेके जाना है जाओ, मगर मेरे को पूछो। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कैसे एमएलए एमपी चुन कर जाते हैं, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं कि साला चतुर्वेदी टॉयलेट को गया, उसको पिछवाड़ा धोना है कि नहीं धोना है उसको चिंता नहीं है। उसको मालूम है चिंता करने के लिए एमएलए इधर बैठा हुआ है, अगले बार साले को टिकट चाहिए कि नहीं कांग्रेस का। जब पिछवाड़ा धोने की चिंता करेगा तब तो मैं उसकी चिंता अगले बार रिकमेंडेशन करूंगा कि साले को टिकट दो। ये बढ़िया किस्म का आदमी। जस्टिस साहब अजमेर के राजस्थान के अधिवेशन में उदाहरण बता रहे थे, तो मैं उधर ही बैठा। मैंने जस्टिस साहब को, जस्टिस साहब तो बाबा साहब आंबेडकर दलाल कहते थे, भड़वे कहते थे। वो ये नहीं उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतने नीचे गिर जाएंगे कि पिछवाड़ा भी सारे धोने वाले हो गए। बाबा साहब आंबेडकर ने इतना नहीं सोचा था गिरेंगे और इतने लेवल पर गिर जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था, मगर ऐसा हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव की जो व्यवस्था है कितने बुरे हालत में पहुंचा है। मगर उनका बाबा साहब आंबेडकर चाहते थे कि ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं, ये आंदोलन चलाएंगे। मगर जब उन्होंने आंदोलन
आंदोलन चलाए हुए उन्होंने अपने जीवन में ही देखा। 18 मार्च 1956 को उन्होंने देखा इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो एक जगह तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बता रहा। ये जो बैकवर्ड क्लासेस का मामला है, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोगों को तो आर्टिकल 330 और 332, तो गांधी जी ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए उनकी गिनती करने के लिए भी मना कर दिया, ताकि इसकी गिनती हो मगर हिंदू के अकाउंट में। ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं होती है, ओबीसी की गिनती हिंदू के अकाउंट में होती है। ओबीसी के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, हिंदू के नाम पर अधिकार ही नहीं। ये बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता। अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी कल अपने आप को डिक्लेयर करे कि वो हिंदू है, उसका उसी दिन अधिकार खत्म हो जाए। शेड्यूल कास्ट के नाम पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिले हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार मिले हुए हैं, ओबीसी के नाम पर अधिकार मिले हैं। तो ओबीसी को क्यों नहीं मिल रहा है, उसका कारण उसका काउंटिंग जो है वो हिंदू के नाम पर होता है। वो ये बहुत क्रिटिकल परिस्थिति है। इस क्रिटिकल परिस्थिति से निकलने के लिए ओबीसी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, दोपहर के सत्र में मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।